नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी करतूतों की वजह से ना सिर्फ चर्चा बल्कि विवादों में है, या ये कहा जाए बल्कि मुश्किल में घिर चुका है। पाकिस्तान की अनप्लान्ड कार्रवाई के बाद में अफगानिस्तान में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया, अब अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरह से वो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक जिसे वो कह रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान ने दिया है, या ये कहा जाए कि अपनी तोपों का मुंह खोल दिया है। पहले जरा सुनिए किस तरह से बड़ी चेतावनी दे रहे हैं अफगान के लड़ाके पाकिस्तान को। پدې زموږ د اطلاعاتو له مخې د داعش د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د دې نږدې همکاران عبدالحکیم توحیدي، سلطان عزیز، عظام او د داعش د مرکزي څانګې سره د اړیکو تنظیمونکي او په اصطلاح د مکتب صدیق مسؤل صلاح الدین رجب د پاکستان په خاوره کې موجود او پټ دي. د افغانستان اسلامي امارت په جدي توګه غوښتنه کوي چې دا اشخاص یا اسلامي امارت ته وسپارل سي او یا د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه اخراج کړي، او په دې توګه د پاکستان حکومت خپل مسؤلیت ترسره او ژمنې پوره کړي. همداراز افغانستان په وړاندې له منفي برخورد د حریم د نقضونو او نورو پارونکو کړنو څخه لاس په سر سي، کنه یاد کړنې به په طبیعي ډول خورا منفي او نامطلوب عواقب له ځانه سره ولري. तो सुना आपने, ये है अफगानिस्तान के प्रवक्ता। उनकी तरफ से जो बातें कही गई वो पाकिस्तान के होश और नींद दोनों उड़ाने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान के प्रवक्ता या अफगानिस्तान के प्रवक्ता की तरफ से पाकिस्तान को सीधे सीधे बड़ी चुनौती दी गई, कहा कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं वो सौंपे जाएं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद में मुश्किल हालात ज़रूर बढ़ते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से पाक और अफगान के बीच में बड़ा तनाव है, अफगानिस्तान ने डोरन लाइन पर पाकिस्तान की चौकियों पर भी अब निशाना साधा, और इस बीच बड़ा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया कि उसने पाकिस्तान की मौजूद पुलिस चौकियों पर ना सिर्फ हमले किए बल्कि इस बीच 20 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया। और ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि 6 जवान अभी भी बंधक बनाए गए हैं और वो अभी अफगानिस्तान के लड़ाकों के एक तरह से कब्जे में हैं। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में दरअसल एयर स्ट्राइक की थी। ये कार्रवाई उसी का ही एक तरह से मुंहतोड़ जवाब है। पाकिस्तान की ओर से बड़ा दावा किया गया कि उसने इस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने टीटीपी के कमांडर्स को ढेर कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि अरे एक नाम तो बता दो उन कमांडर्स का जिसे मारने का बड़ा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास में कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि भले ही पाकिस्तान की सेना की तरफ से बगैर किसी तैयारी के इस आधी अधूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया हो, लेकिन उसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं अफगानिस्तान के लड़ाके। और यही वजह है कि डोरन लाइन पर एक बड़े प्रदर्शन, खासतौर से उसकी तस्वीर नजर आती है, या ये शक्ति प्रदर्शन है और जिसमें अफगानिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इस बीच बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, क्या अफगानिस्तान का हमला एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को अब और भी ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कमजोर हथियारों के बावजूद अफगान सेना अपने हौसलों की बदौलत इस हमलों को अंजाम दे रहे हैं? अब बड़ा सवाल ये भी कि क्या अफगान सेना के हमलों से पाक सेना की कमजोरियां सामने आ गई हैं? जिस तरह से अल्लाह की सेना खुद को कहते हैं आसिम मुनीर, और हमेशा उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, क्या उन बड़े बातें और दावों को धराशायी कर दिया है अफगानिस्तान के इन लड़ाकों की तरफ से? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता हैं निसार अहमद, वो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार बिलाल बलोच मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से PMLN के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, हाल ही में जिस तरह से बलूचिस्तान की तरफ से BLA ने लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, वहां पर भी पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को बंधक बनाया गया, जिन्हें एक तरह से डिसोन कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने। उनके वीडियो सामने आए रोते बिलखते हुए।
अब दूसरी तरफ इसी तरह की बड़ी चुनौती तालिबान की तरफ से दी गई, अफगानिस्तान की तरफ से दी गई। डुडूम लाइन पे मौजूद कई पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने का बड़ा दावा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता का ही रुख करना चाह रही हूँ। निसार अहमद, जरा ये बताइए किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा जा रहा है कि कई सैनिक, कई पुलिसकर्मी बंधक बनाए गए हैं, क्या ये सही है? नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान बहुत गलत जगह में अभी हाथ डाला। इसी के साथ साथ के पाकिस्तान 50 साल अफगानिस्तान लोग के साथ इतना जुल्म किया। यही टूरिज्म जो अभी पाकिस्तान लोग रो रहा है। 20 साल रिपब्लिक दौर में हर दिन हमारा अफगानिस्तान में यही पाकिस्तान से इसी टूरिज्म आता था, इसी तरह धमाका हो जाता था, इसी तरह हमारा लोग को शहीद करता था ये लोग। उस टाइम पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फौज आईएसआई हंस रहा था हमको, अभी खुद गिरफ्त में आ गया। और साथ साथ मैं पाकिस्तान आईएसआई आर्मी चीफ और पाकिस्तान सरकार को बताता हूँ, पाकिस्तान आम लोग के साथ में मुझे कुछ काम नहीं, कुछ शिकवा नहीं। वो खुद बेचारा अभी गिरफ्त में आ गया। तो आपके पास न्यूट्रॉन बम भी है, वो अच्छा फौज भी है, और हमारे पास इतना गुरूर है और इतना दुश्मनी आपने अफगानिस्तान लोग के साथ ले लिया। एक तालिबान अलग छोड़ दो, आप अफगानिस्तान लोग के साथ दुश्मनी अभी लिया है। अभी आप एक तरफ अगर तालिबान है, एक तरफ अफगानिस्तान लोग है। वो न्यूट्रॉन बम हमको मालूम है, आपको इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो आपके इख्तियार नहीं एक न्यूट्रॉन बम आप इस्तेमाल करें। और आपका फौज जो है एक मजदूर फौज है, और मुकाबिल अफगानिस्तान बाइमात बागैरत लोग है कि 50 साल जुल्म के बाद अभी आपके खिलाफ उतर गया है ये बंधक जो हुआ है। ठीक है, डॉक्टर इरशाद अहमद, सुना आपने निसार अहमद को सुना आपने। डॉक्टर इरशाद अहमद, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उनका कहना है दो बड़ी बातें यहाँ पर गौर करने वाली बात है। आप कहते हैं कि अफगानियों को आपने हमेशा से मदद की, लेकिन वो कह रहे हैं 50 सालों तक आपने उन पर अत्याचार किया। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के पास में तो बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास में तो न्यूक्लियर हथियारों की भी तमाम दावे किए जाते हैं। उनके पास में हथियार भले कम हो, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं, और तालिबान और अफगान की सेना आपको चुनौती दे रही है। इरशाद अहमद। बहुत शुक्रिया जी। नैना, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, देखिए क्या आप ये जितना बड़ा झूठ बोलती हैं अपने चैनल पे, आपको डर नहीं लगता अपने भगवान से? अब अगली बात करूंगा निसार साहब की। वो कहते हैं ना कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। ये निसार साहब फरमा रहे थे कि 50 साल हमने इन पे जुल्म किया, खुदा की कसम इन्हें खून पिलाया, इनको रिस्क खिलाया, इनको जगह दी, इनके शादियां की, इनके बच्चों से, अपने बच्चों की इस तरह शादियां, इस तरह रिश्तेदारियां इनसे की। लेकिन ये एहसान फरामोश है। अगर ये एहसान फरामोश है, देखो इरशाद अहमद, भागो मत इस प्रोग्राम से, मत भागो, इंतजार करो। कितना पैसा यूरोप से, अमेरिका से, अरबी कंट्री से रिफ्यूजी के नाम से कितना पैसा है? अगर आप शोर करेंगे तो मैं आपसे शोर नहीं करूंगा। कितना पैसा आपके पास आया? पाकिस्तान बन गया किसके खैरात से? पाकिस्तान बन गया अफगानिस्तान के खैरात से। आप अगर पाकिस्तान है अभी अफगानिस्तान के खैरात से आप पाकिस्तान है। आप शुक्रगुजार हो, हम हमारा शुक्रगुजारी करें। आप ये नमक जो बोलते हैं, नमक हराम लोग यहाँ पे, नमक हराम अभी भागता ही इरशाद अहमद, सिर्फ भागने से या बचने से कोई बात नहीं है। निसार अहमद ने कहा कि भाई आपने कहा कि आपने उनके लिए सारी चीजें की, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो पैसा आपने अफगानिस्तान या दुनिया के अलग अलग कोनों से लिया ना, दूसरे देशों से। पाकिस्तान ने क्या अपनी जेब से एक तरह से लगाया? जी प्लीज सुने, मैं वायलेंस जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह शोर होगा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आराम से तमीज से, जिस तरह मैंने इन्हें सुना, ये मुझे सुने, मेरी आर्गुमेंट करें, मुझे जवाब दें। लेकिन जिस तरह ये शोर करना चाह रहे हैं, मैं इस तरह की बदतमीजी, मुझे लैंग्वेज आती नहीं है। आप जरा मुझे सुनिए निसार साहब, आपको मैंने सुना। मुझे एक बात बताइए, 40 और 50 साल की आप बात कर रहे हैं, क्या हमने आपको पनाह नहीं दी? क्या आपके बुरे वक्त में पाकिस्तान काम नहीं आया? क्या आप लोगों को पाला पोसा नहीं पाकिस्तान ने आपको? ये मेरे सवाल है, आप मुझे जवाब दीजिएगा।
और कितनी इज्जत एहतराम दिया। यहाँ से जाली पासपोर्ट आप लोगों ने बनाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहाँ आप लोग जाकर के आबाद हुए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफगानी, मेरा घर से ऐसा उनके साथ फैमिली टर्म है, मैं आज भी लंदन या अमेरिका जाता हूँ, उनके घर ठहरता हूँ। तब आप ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा जो हुआ उस फर्जीवाड़े में पाकिस्तान ने साथ दिया। इरशाद अहमद, फर्जीवाड़े, अगर फर्जीवाड़े से अगर पासपोर्ट वगैरह बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो आपने उनका साथ दिया। आप तो सुने, ये चोरी छुपे जाते थे लोग। अब दूसरी बात सुनिए कि ये जो जिनको हमने मारा है, इनको पिन पॉइंट करके जो दहशतगर्दी की, मतलब आप खुद नेशनल टेलीविजन पे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ों में सहयोग करते हैं क्या? आप मुझे बात नहीं सुनने, मुझे पूरी बात करने दें, फिर आप बोलती रहिए। देखिए, आज भी हमने मलीर कैंट में, कराची में दहशतगर्द पकड़े हैं जिनके पास जो फितना हिंदुस्तान के लोग हैं, और उन्होंने एडमिट किया कि हिंदुस्तान के हाथ उनके पीछे है, और हमने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हकीकत होती हैं, कुछ चीजें होती हैं शोर डालना, जैसे निसार साहब शोर डाल रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला 50 साल, इनको हमने जुल्म किया, इनको तो हमने खून पिलाया अपना। अरे आप तो बहुत कुछ कहते हैं शाह जी, आप तो कहते हैं, आप तो एक तरफ अमेरिका को कुछ नहीं समझते, आप यूएन को कुछ नहीं समझते, आप खुद को सुपर पावर तक कह देते हैं। आपके कहने से कोई थोड़ी ना मान लेगा। आधी से ज्यादा चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, आधी से ज्यादा चीजों पे एक तरह से कहा जाए कि फेक हमेशा चीजों को प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में चलती होंगी शाह जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर आपने आतंकियों को बंदी बनाया, जरा उनका भी जिक्र कर लीजिए, जिनका बड़ा दावा किया जा रहा है कि डुरून लाइन से कई पुलिसकर्मियों को बंदी बनाकर रखा है अभी अफगानिस्तान ने। उनको स्वीकार करेंगे या उन्हें भी डिसोन कर देंगे, जैसे बीएलए के लड़ाकों के साथ में किया गया था? वहां पे जो आर्मी को उन्होंने बंधक बनाया और आपने उन्हें पहचानने तक से मना कर दिया। देखिए, फेक न्यूज चलाना आपका काम है, आप चलाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। हमारे अंदर हौसला भी है, हमारे अंदर जज्बा भी है। आप कह रही हैं कि हम अपने आप को ताकत बताते हैं। आप ये तय कर लीजिए, सुनिए, आप ये तय कर लीजिए, आप कभी अफगानियों को अपना कहते हैं, आप कभी अफगानियों की बातों को झुटला देते हैं, आप कुछ बातों को सही मान लेते हैं, आप कुछ बातों को दरकिनार कर देते हैं। ये आप तय कर लीजिए ना, एक लाइन तो तय कीजिए। इतना सिलेक्टिव थोड़ी ना होना पड़ेगा कि जब मेरा मन इच्छा होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको दरकिनार कर देंगे। बेचारे उन पुलिसकर्मियों की, उन सेना के कर्मियों की क्या गलती है इरशाद अहमद जी? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हम दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते रहेंगे। जो इनोसेंट लोग हैं, अफगानी सारे दहशतगर्द नहीं है, अफगानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, रिश्तेदारी है पाकिस्तान में इन लोगों की। लेकिन जो दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्दाना सोच रखते हैं, भले वो हिंदुस्तान में हो, भले अफगानिस्तान में हो, हमने कसम खाई है, मेरे इदारों ने, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर ने, मेरे वजीर आजम प्रेसिडेंट ने कसम खाई है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, दहशतगर्दों को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म अरे करना है। आपके लिए दहशतगर्दी की परिभाषा अलग है। निसार अहमद कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने दहशतगर्दी मचाई, बलूचिस्तान के बीएलए कह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी मचाई, उनकी दहशतगर्दी की परिभाषा अलग है क्या? निसार अहमद आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। निसार जी, एक मिनट। इरशाद अहमद, मैं आराम से सुन लिया, जो बता दिया अभी सुन लो। देखो, हमारा अफगानिस्तान में दाऊद खान के जमाने में बिल्कुल सुकून था, कुछ बात नहीं था। पाकिस्तान प्रोजेक्ट लिया जहाद के नाम पे, जहाद के नाम से आपने टूरिस्ट पालना शुरू किया। जहाद के नाम पे हमारा हुकूमत, जो अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी था, ये उसी टाइम से अभी तक 50 साल हो गया। आप मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिया, मुजाहिदीन ये बिजली कदीम को बिजली के दिन में धमाका किया, खुदकुश था। इसी तरह हर दिन हमारे लोग को मार डाला। कहाँ से आ रहा था पाकिस्तान? किसके पीछे था? पाकिस्तान था। बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? बड़े देशों से डॉलर, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान फौज कवी हो गया, जो मिल गया अभी पाकिस्तानी, ये सब अफगानिस्तान के खैरात में है और अफगानिस्तान की नामनी की वजह से पाकिस्तान के पास है। उसके बाद आपने तालिबान बनाया, तालिबान को ट्रेनिंग का मिल गया पाकिस्तान। तालिबान यही टूरिज्म है जो आप अभी रो रहे हैं, उसके वजह से यही तालिबान को ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो गया। हर दिन यही तालिबान अफगानिस्तान में धमाका करता था, बदले में पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा था? यूरोप से, अमेरिका से, बड़े देशों से। पाकिस्तान बड़े हथियार के पाकिस्तान के पास आया, अच्छा पाकिस्तान बन गया।
पाकिस्तान आबाद हो गया यही तो बात हो अफगानिस्तान की जाती है निसार नाराजगी जी की कि वजह देखिए से। वही तालिबान जो पहले इनका बड़ा इनका उनको प्रेम आता था, और अब वही तालिबान इनका दुश्मन बन चुका है, और अब उसमें उनको हिंदुस्तान नजर आने लग जाता है। हिंदुस्तान तो इनकी आंखों का तारा है, जहां देखो बस इनको हिंदुस्तान, या ये कहा जाए एंटी इंडिया सिंड्रोम है। विनोद दत्ता जी, इस बात को जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। चलिए कहा जाए कि एक फोबिया कहा जाए या सिंड्रोम कहा जाए इरशाद अहमद को भारत को लेकर, वो तो है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर ये बड़ी बातें करें कि भाई 50 सालों में हमने इनको इतना पाला पोसा, सहयोग किया। क्या इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए थे, या पूरे संसार से इन्होंने ये कहा जाए वेलफेयर फंड के नाम पर अपनी सेना को चलाया और उसमें से कुछ टुकड़े दे दिए इधर उधर? हाँ बिल्कुल, देखिए जितनी इमदाद पाकिस्तान को अमेरिका से आती है उसी में से इन्होंने अफगानिस्तान पे खर्च किए, और ज्यादातर जो वो इमदाद आई उसको या तो मिस अप्रोप्रिएट किया गया पाकिस्तान में, या उसको मिस स्पेंड किया गया, या उसको बिल्कुल मिसलीड किया गया लोगों को। तो वहाँ की आवाम भी अब ये चाहती है कि साहब कोई इस तरह की इमदाद हमें ना मिले। हालांकि देखिए आप पिछले कई गुज़िश्ता सालों में अगर आप देखिए 2025 में 686 मिलियन जरूर उनकी इमदाद बढ़ी है, वरना 23 में 80 मिलियन थी, उसके बाद 110 मिलियन हुई, उसके बाद 16 मिलियन कर दी गई जब पाकिस्तान दहशतगर्दी में इतना लिप्त पाया गया। रही बात अफगानिस्तान की, देखिए भारत अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने और बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, और अफगानों को अगर आप देखें तो वो यारों के यार हैं। बिल्कुल वो यारों के यार हैं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने अगर कोई कॉल दे दिया है तो वो चाहे जान दे देंगे लेकिन उस कॉल की वो सुरक्षा करेंगे। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां का कंट्रीब्यूशन देखिए। हमारे यहाँ तो स्कूलों में भी बच्चों को अभी भी यही पढ़ाया जाता है, काबुलीवाला की स्टोरीज। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ विश्वासघात किया, उसने बिल्कुल उनके पीठ में छुरा भोंका है। और आज अगर देखिए, आज अगर पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है तो ये पाकिस्तान की खुद अपनी करतूतें हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से डूरन लाइन को अफगानिस्तान अब मानने को तैयार नहीं है। अगर आप यही चीज उन्हें प्यार से, प्रेम से, खुलूस से समझाते तो वो शायद मान जाते, लेकिन आज वो अपना हक लेके रहेंगे। और आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान में मतलब खाना जंगी हो रखी है, किस तरह से आप देखिए बलूचिस्तान में आपने खुद बताया, अपने सैनिकों को आप बिल्कुल मतलब पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये तो मतलब आपकी बात पे इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जाए कि जो चेला था वो गुरु से आगे निकल गया तालिबान को लेकर, अगर कहा जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी देखिए नैना, अभी आपके गेस्ट फरमा रहे थे कि हमने अमेरिका से पैसा लिया और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। देखिए मैं आपसे एक सवाल, मासूमाना सा सवाल करता हूँ आपके मेहमान से, और नैना आपसे और निसार से। आप मुझे ये बताइए, जब ये तालिबान थे इनके काबुल में, आपने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने क्यों की? क्यों वहां एयरपोर्ट, क्यों वहां ऑफिस, क्यों वहां दहशतगर्दी के अड्डे बनाए? आप चाहते क्या थे? देखिए जब आप निकले यहाँ से, सबसे ज्यादा चारपाई आप लोगों की उल्टी हुई थी, आपके रोना धोना पड़ा था जब तालिबान ने अपना मजबूती से अपने मुल्क को संभाला। दूसरी बात यह है कि वो आप कह रहे हैं कि वो हक लेना जानते हैं पाकिस्तान से, उन्होंने किस चीज का हक लेना है? आप ये तय कर लीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, आप ये तय कर लीजिए। और अभी भी मौजूदा हालात में भी मुझे लगता है कर्नल टीपी त्यागी या ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अफगानिस्तान के साथ में जब जब हिंदुस्तान रहा है तो अफगानिस्तान में ग्रोथ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, सड़कें बने हैं, अस्पताल, स्कूल बने हैं। और जब पाकिस्तान के साथ में रहा तब क्या हुआ इरशाद अहमद? आपने दिया तालिबान, आपने दिया यहाँ पर दहशतगर्दी, और ये खुद अफगानिस्तानी कह रहे हैं, और अभी भी वहां पर वही हालात है। अरे इरशाद जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोविड हुआ था तब हिंदुस्तान ने दुनिया के कितने सारे देशों को, आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, इनकी आवाज नहीं आ रही है जनरल साहब की, मेरी आवाज नहीं आ रही है। जब अभी आ रही है सर? आएगी अभी आवाज आएगी। हाँ, पहले तो मैं इरशाद साहब को जी त्यागी जी अस्सलाम वालेकुम कर लूं। मैं आपको ये कहता हूँ, आपने जो कहा कि अरे सर सुनिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे? अभी इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोविड हुआ था तो हिंदुस्तान ने बहुत सारे देशों को हमने अपनी वैक्सीन दी, फ्री दी। अब मुझे ये बताओ कि वो क्यों दी? अरे हम मानवता के प्रेमी हैं,
हम ये काम करते हैं। हमने वहां पे अफगानिस्तान में एज ए फ्रेंडशिप डैम बनाया, आपने बनाया क्या? हमने उनका पार्लियामेंट बनाया, आपने बनाया क्या? हमने वहां पे सड़कें बनाई, आपने बनाई क्या? हमने वहां के लोगों को बुलाया, अपने यहाँ पढ़ाया, हमारा एक रिश्ता है। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, आपकी इतनी आदत मतलब कमाल की है कि जब बलूच ने आपके 7 सिपाहियों को पकड़ा तो आपने कहा जी ये तो हमारे है ही नहीं। जब कारगिल में आपके सिपाही जिनकी लाशें पड़ी हुई थी और हमने कहा कि भी इनको ले जाओ, इनका क्रियाक्रम करो, तो आपने कहा कि जी ये तो हमारे है ही नहीं। जब उनकी पॉकेट में से उनके आइडेंटिटी कार्ड निकले तो पता लगा कि वो तो सब पाकिस्तान के। ऐसे ही अब जो आपके 7-8 सिपाही या 6 सिपाही पकड़े गए हैं, जो अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पकड़े हैं, कम से कम उसे तो कबूल कर लो। और फिर एक और बात, आपने ये सोच के कि हम टीटीपी का जो वो लीडर था वो काबुल में था, आपने पहले उनके ऊपर एयर बम्बार्डमेंट किया। उस टाइम उन्होंने जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान के सोल्जर्स की पतलूनों को उतरवा के डूरंड लाइन पर लटका दिया। ये सच है कि नहीं है? पिक्चरों में आया, वीडियो में देखा। और 15 तो आपके ऐसे सिपाही थे, जब वो मर गए तो आपके पास गाड़ी नहीं थी जी, आप उन्हें गधों पे लाद के वहां से लेके गए। अब आपने वहां पे अटैक किया, वहां पे अटैक किया 7 ठिकानों पे। उस ठिकानों में आपने कहा कि जी ये टीटीपी के ठिकाने। इरशाद अहमद कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद का एक- रिएक्शन लेती हूँ, फिर मैं बिलाल का रुख कर रही हूँ। जी देखिए अभी जी अभी सर। त्यागी सर ने कहा, आपकी बात पे अभी इरशाद त्यागी अहमद सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं ही कह रहा हूँ, त्यागी साहब कह रहे थे जी हमने डैम बनाए, हमने पार्लियामेंट बनाई। आपने एक चीज और भी बनाई, वो बनाई दहशतगर्दी के अड्डे। वो क्यों बनाए? मुझे ये बताइए कि कौन सी तबाही मचानी थी खित्ते में, कौन से लोग मरवाने थे, कौन से पाकिस्तान का तो आपने तबाही का बायस बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने आपको सबक सिखाया। लेकिन बाज नहीं आएंगे आप, क्योंकि वो जो दुम पाकिस्तान होती है ना वो टेढ़ी इकलौता रहती है, एक उसको ऐसा देश है जिसमें सरकार आतंकियों के अड्डे बनाती है। दूसरे देशों में आतंकी बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान इकलौता एक ऐसा दुनिया में देश है जहां वहां की सरकार लोगों को दहशतगर्दों के अड्डे त्यागी बनाती है। साहब, आप हिंदुस्तान को मैं कह रहे आपके हो। दरमियान में नहीं लेकिन बोला। लेकिन अरे कुछ भी बात हो इरशाद जी, एक बात की दाद देनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं आप लोग? इतना चारों तरफ से पिट गए, हिंदुस्तान से हर बार पिटते हैं, चाहे बात आजादी से लेकर 2025 तक आपकी तरफ से फेक नैरेटिव पेश किया गया। इतना पिटने के बाद में भी ये इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? और झूठ का पुलिंदा। मैं बिलाल का रुख करना चाह रही हूँ। बिलाल बलोच हमारे साथ में हैं, जो कि बलोच पत्रकार है। बिलाल, लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से बर्बरता की गई, उसको लेकर आवाज बुलंद की गई, लेकिन वहां के लोगों की तकलीफ अभी तक नजर नहीं आई। और ये इतना तो छोड़िए, जिन्हें अपना ये कहा जाए सैनिकों को जो भर्ती किया, उन तक को भी डिसोन कर दिया है इन्होंने, और वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की थी पतलूनों की, तो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तानी फौज और पतलूनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। 1971 से ये रिश्ता शुरू हो चुका है। अब ये बलूचिस्तान और दूसरे खित्तों में भी आप ये देख रहे हो कि हर जगह पे इनकी पतलूनें आपको नजर आती हैं। तो ये कहना कि पतलून और पाकिस्तान के फौज का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। देखें, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो मुल्क नफरत की बुनियाद पे बनाया गया हो, मतलब दो कौमी नजरिया क्या है? नफरत ही तो है ना, कि भी मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते। अल्लाह न करे, ईसा न करे, मूसा न करे, भगवान न करे, दुनिया के तमाम लोग ये कहें मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, फिर क्या होगा? मगर उस वक्त एक बंदा था, नफरती इंसान, मोहम्मद अली उसका नाम था। ये लोग उनको मोहम्मद अली जनाब बोलते हैं, कायदे आजम बोलते हैं। उसने नफरत की बुनियाद रखी। वो अलग बात है, वो कुत्ते भी पालता था, वो अच्छी बात है, शराब भी पीता था, सुअर भी खाता था, मगर इन बेचारों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया और इन्होंने अपना अपना इस्लाम बनाया। यही वो लोग थे, मुझे याद है जब ये तालिबान 2021 में वो गए हुए थे, मैं बलोचों पर भी आता हूँ, जहां वो गए हुए थे अपना अफगानिस्तान में, तो जो हमारे निसार साहब है, ये रो रहे थे, ये परेशान थे, इन जैसे हजारों पश्तून परेशान थे। मगर इसका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ट्वीट कर रहा था, ताकत तुम्हारा अल्लाह अमान। और इसी का मैं ये नहीं बोलता, हम जो ये फौज, ब्रिगेडियर साहब, ये फौज के मतलब आपके जो हम ये दास्तानें बयान करिए, आपका डिफेंस मिनिस्टर आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है ये एक बेशरम फौज है, इनके पेट बड़े। ये मेरे अल्फाज नहीं है,
आपकी फौज, आपकी डिफेंस मिनिस्टर जो फौज को कमांड करती है, पार्लियामेंट में बैठ के ये कहती है, आपका मिनिस्टर, आपका लीडर नवाज शरीफ तक कह चुका है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी पार्टी की मरियम नवाज उसके कमरे में घुस गए रात के अंधेरे में, फिर तमाम पुलिसों ने इस्तीफा दे दिया संसद में। आपको याद नहीं है, मगर चूंकि मैं सन ऑफ सॉइल हूं। रही बात बलूचिस्तान की, ये इतने इनके पास अनसिविलाइज्ड लोग हैं। हमारी बहन यार बी 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 अभी आप भूल जाए, आप पंजाब पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया के शो में बलोचों के साथ हैं, पश्तूनों के साथ है, खुदारा भूल जाए यार, प्लीज बी सिविलाइज्ड। मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि बी सिविलाइज्ड, बी सिविलाइज्ड, बी सिविलाइज्ड। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बलोच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बलोच फौज के खिलाफ नहीं बोलते हैं। चंद जो लोग हैं जो देशद्रोही हैं वो बोलते हैं हिंदुस्तान के लिए फौज के खिलाफ। मैनू गल करन त दे, मैनू गल करन त दे, मैनू गल करन दे इकबाल दे पुत्र, मैनू गल करन त दे यार। ओके, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि देखें, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये हमारे साथ किस किस्म के अत्याचार करते हैं। हमारी माएं बेटियां जिनके हाथ में डंडा तक नहीं था, इन्होंने मार्च किया पूरे, मतलब बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक गए इन्होंने इनके साथ क्या बर्ताव किया, गटर का गंदा पानी फेंका, हमारी माओ बहनों को घसीटा, मर्द पुलिस अफसरान ने घसीटा, दुनिया ने देखा है। उनको जबरदस्ती बसों में लाके जेलों में भी डाला और वापस बलूचिस्तान भेज दिया। इनकी अपनी लीडर जिसका नाम है मरियम नवाज शरीफ, जब ये गवर्नमेंट में नहीं होते इनको इरशाद अहमद, आखिर ऐसा क्यों? देखिए ये एक बड़ा, मुझे सुनकर इतनी हैरानी हो रही है, ऐसा क्यों? बलूचिस्तानी के आपके अपने नहीं है, वहां के साथ ऐसा सौतेला, ऐसा बर्बर व्यवहार करने की वजह क्या है? और अब आपको जब वहां पे पता चल गया कि भाई वो खनिजों का सबसे समृद्ध हिस्सा है, तो वहां पर इतना प्रेम दिखाया जा रहा है। देखिए नैना, मैं आपको खत्म करने नहीं दिया, इन्होंने हम पे कब्जा किया है। ये पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था बिफोर 1947। इस खित्ते में हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था। हिंदुस्तान ने जब आजादी, अभी जरा मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपको खामोश हो गया था आपके बोलने पे। अभी बात यह है कि देखें, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप आजाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान का हिस्सा है। आप पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में मौजूद है, आजाद है, आप ये कह रहे हो आजाद है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आप निसार भाई की तरह बाहर अमेरिका में नहीं बैठे हुए हैं, अगर आप बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, तो झूठ आजाद है। पहले मुझे ये बताएं, आपका मुल्क वाकई में आजाद है? अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करते हैं। आपसे मैंने नहीं यार, आपका लीडर नवाज शरीफ कहता है, मेरे अल्फाज थोड़ी है। आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है, मेरे अल्फाज थोड़ी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका डिफेंस मिनिस्टर खुद कहता है, आपका नवाज शरीफ कहता है, आपका यार ये क्या बात नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो देशद्रोही है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी नहीं है। झंडे के इस सब हलाली परचम के खिलाफ जो बात करेगा वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान का नमक हलाल कीजिए। नवाज शरीफ पाकिस्तानी नहीं है क्या? अरे बिलाल बलोच क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने आप सुनिए जरा, आप कह रहे हैं क्या नवाज शरीफ पाकिस्तानी नहीं है? इनसे पूछ रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ये आपसे मैंने पूछा कि ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं कहा। अरे सर, मैं आप तामुल करें, यूरोप से बैठते हैं और बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। बलूचिस्तान के लोग, मेरी आज भी बलोच भाइयों के साथ अफतारी है। अरे आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैं आपके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा कि आप कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप कैसे आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, कैसे मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा होश के नाखून लें, अपने मुल्क के खिलाफ बात मत करें, अपने इदारों के खिलाफ मत बात करें। मैं सच के साथ खड़ा होता हूँ। मैं आपके मैंने आपकी ये एक मिनट मैंने बात की है या आपके ख्वाजा आसिफ ने बात की है? आप मुझे बताओ। बात कर रहे हैं, देखिए जो आप कह रहे हैं ऐसे बात नहीं की है उन्होंने। जैसे आप फौज को गाली दे रहे हैं, उन्होंने गाली नहीं दी है फौज को। आप एक मिनट, कारगिल की जंग उन्होंने आ रही, मैं बताता हूँ, थोड़ा शांत रहे। उन्होंने ये कहा है, थोड़ा शांत रहेंगे आप थोड़ा शांत रहेंगे। हमने मई वाली जंग जो जीती है, पूरी दुनिया देख रही है उसको, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हमारी जीत का। ये मई में जो हमने हिंदुस्तान को सिंदूर लगाया,
इसका डंका बज रहा है। आप जैसे लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। आपको डिस्कोर्स के यार अब वो मतन नहीं पता कि किस तरह डिस्कोर्स होती है। मैं ये कह रहा हूं, आपके ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा कारगिल जंग हमने आ रही है, ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा 65 की जाली जो जंग है उन्होंने हमें वो किया, 71 की जंग उन्होंने आ रही है, सियाचिन की जंग उन्होंने आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर ये खड़े होकर नहीं कहा ये बफारा बजट खा के खाते हैं। आपके जो लीडर है नवाज शरीफ वो नहीं गाने नहीं कहता था ये मुल्क तुम्हारा है हमें खा मकवा में नहीं कहते आता था। कैसे बातें कर रहे हो यार, यहाँ पे आके अपनी गलतियों को झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिलाल बलोच, लेकिन इरशाद अहमद आप कह रहे ख्वाजा आसिफ ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की भी एक तरह से मंशा वही थी, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें पाकिस्तान में रहना है। वरना आप जानते हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई, चाहे वो नेता हो या पत्रकार, नेता या तो अडियाला जेल में बंद होता है पूर्व प्रधानमंत्री की तरह, या पत्रकार जो वहाँ से गायब भी कर दिया जाता है। या आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने एक और बड़ी बात कही, मैं वही बोल रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? डंका रहा है। अरे कौन से डंके की बात करें जनाब? कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कह रहे हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, और वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। आप इसे डंका बजना कहते हैं? इसे डंका बजना नहीं कहते, ये कहा जाता है हाँ में हाँ मिलाना। और ये जहां पर वो आपको दुम दिखाते हुए आपको बोलेंगे कि इधर जाओ, तो आप उसके पीछे पीछे भागते हुए नजर आते हैं। मैं चाहूंगी जरा निसार अहमद आप ये बात बताइए, मेरे साथ में जो अफगानिस्तान से खास मेहमान कनेक्टेड हैं, ये इसे डंका बजना कहते हैं क्या? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पता चल गया, किसी और भी मुझे मैसेज भेजा कि ये इरशाद अहमद जैसा लोग जो इंडिया टीवी चैनल में आता है बात करता है, ये सब आईएसआई के कहने पर आता है। और आईएसआई इन लोगों को बोलता है कि प्रोग्राम को खराब करो, झूठ बोलो, लड़ाई करो। तो बिल्कुल ये जो करता है ये लोग आईएसआई के कहने पर करता है। इसी में समझता हूँ कि इसी के ऊपर प्रेशर है कि झूठ बोलना, ये किसी की बात नहीं माना। दूसरी बात, इरशाद अहमद बात मत करो प्लीज, तमीज से बात करो, सब पाकिस्तानी लोग तुमको दिखता है। छोड़ दो, एक मिनट, खामोश हो जाओ। दूसरी बात, आपने बोला कि हिंदुस्तान, एक मिनट, आपने बोला कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, थैंक यू। हिंदुस्तान अच्छी कामों के लिए अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, सड़क बनाया, डैम बनाया, पार्लियामेंट हाउस बनाया। मैं कहता हूँ एक अफगानी के नाते बोलता हूँ थैंक यू इंडिया, अच्छा कामों के लिए। हर दिन आपके मुल्क से हमारे जवानों के लिए, हमारे जवानों, डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, जो एजुकेशन बड़े अच्छा एजुकेशन वाला जवानों हिंदुस्तान में आया, अफगानिस्तान में। लेकिन निसार जी यहाँ पर इरशाद अहमद तो ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, फिर आपकी नाराजगी क्यों है आखिर? वो तो बड़ी बातें कर रहे हैं, इरशाद अहमद कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने जितना किया अफगानिस्तान के लिए किसी ने नहीं किया। अभी मैं बताता हूँ, बदले में पाकिस्तान से हमारे लिए खुदकुश बम, खुदकुश शादी बम, राकेट, मोटर बम, हर रोज हर दिन टूरिज्म पाकिस्तान से आता। पाकिस्तान हर दिन हमारा लोगों को मारा था। यही एक वजह से मैं बोलता हूँ थैंक यू हिंदुस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान। एक बात खत्म। वो ख्वाजा से खुद भी बोला के, ख्वाजा से खुद बोला के 50 साल में जो दो लड़ाई किया, एक तालिबान एक मुजाहिदीन, ये दोनों झूठ था। इस्लाम के नाम से आपने अफगानिस्तान लोग को मारा, अफगानिस्तान लोग नामनी की वजह से पाकिस्तान बन गया। शर्म के नाम से कोई चीज है? रोजा है, रमजान है तुम्हारा। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो नमक हरामी की निशानी, पहली निशानी नमक हरामी की ये होती है जिसका नमक खाओ, जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो। आप छेद करने वाले इंसान हैं। आपने यहाँ पले हैं, बड़े हैं, तालीम हासिल की है, और पाकिस्तान के खिलाफ रमजान को इज्जत करो। इज्जत करनी सीखो जरा। सर ये जरा सुनिएगा, छेद नहीं करते हैं सर, आप जरा ये सुनिएगा, ये सुनिएगा, ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं इरशाद अहमद, ये इरशाद अहमद सुनिएगा, जी सुनिएगा, बोलिए। जो बजट पे इनके एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता।
ये फौज क्यों मुतलक कह रहा है? आवाम के 16 करोड़ आवाम के उनके आगे ये स्टैब्लिश करें कि हम ये ठीक है। कैसे डिजर्व करते हैं और हमारी पिछले 58 साल की परफॉर्मेंस जो है इस बात की शहादत है। देखिए देखिए लेकिन जिस तरह से बिलाल जो वीडियो दिखा रहे हैं, शायद क्योंकि देखिए दूर भी वह है और उस वजह से ऑडियो क्लियर नहीं है। बिलाल, ये चूंकि आपका जो वीडियो है ये स्पष्ट होता है कि सदन के अंदर खड़े पाकिस्तान के एक नेता मंत्री का ही वीडियो है। जरा आप बता दीजिए इरशाद अहमद को या बाकी दर्शकों को कि आखिर ये क्या कह रहे हैं जनाब। मैं ये कहता हूं, ये शख्स मुसलसल गलत बयानी कर रहा है यहाँ पे बैठ के। मतलब यार, आपका यही डिफेंस मिनिस्टर कहता था ये कुछ ख्वाजा हया आसिफ साहब होती की है। वो तस्वीर देखिए जो ये दिखा रहे हैं, वो देखिए जो आपने क्या? तस्वीर दिखाई है, ख्वाजा आसिफ की तकरीर दिखा रहे हैं, और आज की उनकी तस्वीर देखिए। 20 साल 25 साल पुरानी वीडियो उठाकर आप ले आए हैं, जो सियासी तकरीर होती है वो दिखा रहे हैं। आप अच्छा, कुछ तो वो शर्म सियासी करें बिलाल तकरीर है। साहब, कुछ इरशाद तो सच अहमद, बोलने बहुत की ज्यादा कोशिश वक्त करें। नहीं हुआ, बहुत देखिए, ज्यादा कुछ वक्त तो- नहीं हुआ। कुछ- सुनिए जरा कुछ इरशाद तो अहमद, बहुत ज्यादा आपने वक्त अभी नहीं हुआ। कहा- कुछ समय पहले वो खुद ही कह रहे थे कि हम अपने सैनिकों के साथ में किस तरह से बर्ताव करते हैं, राजनीति से ओतप्रोत होता है, हम उनके साथ में स्टैंड नहीं कर पाते। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि वहां पर एक तरफ बलूचिस्तान में ही आपने अपने सैनिकों को डिसोन कर दिया। अब यहाँ पर डुरून लाइन पे जो चौकियां थी, वहां से जो खासतौर से पुलिस कर्मी थे पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान के एक तरह से बंधक में हैं, आपने उन्हें डिसोन कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगी? ये आपकी वो पाकिस्तान की सेना है जो आतंकियों के जनाजों में तो चली जाती है टेसुए बहाने के लिए, लेकिन जो आपके लिए सीने पर गोली खाने को तैयार होते हैं, आप उन्हें पूरी तरह से तिरस्कार कर देते हैं, एकदम चाय में मक्खी की तरह। मैं ये कह रहा था, इन्होंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि देखिए, ऐसी नैना, कोई मैं वीडियो आपसे- है ही मैं नहीं। आपसे आपने कहूंगा- ऐसे ही कहा, एक ही चीज- आपने ऐसे ही कहा। अब आप कह रहे हैं कि वो मैंने अभी सियासी भी ये बयान कहा है। मैंने अभी भी ये कहा कि जो ये मैं ये कह रहा हूँ, ये बयान जो आप बता रहे हैं वो नहीं कहा उन्होंने, और ये वीडियो भी उठा के 25 साल पुरानी आप दिखा रहे हैं। कुछ तो अगर ख्याल यार करें ऐसा- बिलाल साहब, आप- कुछ तो नहीं, सच आप बोलने की मुझे कोशिश बताओ। करें, कुछ तो आप- नमक हलाल कर दें। अगर कोई एक चम्मच भी नमक यार, खाया, आप वही लोग हलाल। क्यों इतना गलत बयानी करते हो यार? मेरे आपको पता है सोसाइटी का मसला क्या है? ये आपकी हिंदुस्तान की सोसाइटी नहीं है। इन बेचारों को फौज लेके आती है। ये फौज के नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे नहीं है। ये दुनिया को पता है, ये फार्म 47 की पैदावार है। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है। इलेक्शन हार चुका था, सबको पता है। बच्चा जानता है पाकिस्तान में ये जीएचक्यू की पैदावार है। और ये इस माशरे की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नहीं है। मीडिया, चाहे वो अदलिया, सहाफत, सब कुछ पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल में। ये प्यादे हैं, कोई कभी इमरान खान को लाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद, कभी पाक फौज के जरदारी को लाते हैं, कभी उनको लाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पाकिस्तान जिंदाबाद। इरशाद अहमद, वही पाकिस्तान के जो फोर्स के जवान हैं, वो भी सुनिए, वो भी आप ही के अपने हैं ना, जिन्हें आपने मरने के लिए छोड़ दिया। पाक फौज जिंदाबाद का अगर आप नारा दे रहे हैं तो जरा उन सैनिकों की भी बात कर लीजिए, उन जवानों की भी। ये वही फौज है जिसने जंग जीती आपसे। ये वही अजीम फौज है जिससे डरते हैं आप लोग। ये वही 1971 में मैंने आपकी पतलूनें देखी थी कि मैंने कैसे कहा ना, गिराए ये थे कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ मैं। जरा उन तस्वीरों को भी देखिए जो पाकिस्तान के ही फौजी हैं। आप पाकिस्तान की जिस फौज की आप यहाँ पर जो एक आजा पींगे हाँक रहे हैं, जरा उनके हालात भी देख लीजिए। अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता बार बार ये कौन सी जंग जीतने की बात करते हैं, जरा आप बताइए। 47 से लेकर 2026 में हम हैं, पाकिस्तान की फौज आखिर कौन सी ऐसी जंग है वो जो जीत चुकी है हिंदुस्तान के साथ में? झूठे फेक नैरेटिव जिस तरह से पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इरशाद साहब को यही कहूंगा कि साहब, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और क्योंकि उन्होंने अपने एक सेल्फ स्टाइल्ड मिलिट्री हिस्ट्री लिख दी है। और आप देखिए, सन 47 में वो कबायलियों के रूप में आए, तब उनको रास्ता दिखा दिया गया, वापस गए मुंह की खा के। सन 65 में उन्होंने एक जरूरत की और फिर उन वापस गए। सन 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आप मुझे बताइए, वो कौन सा देश होगा जो अपनी फौज भेज के अपने ही ईस्ट पाकिस्तान की महिलाओं के ऊपर इतनी बदसलूकी करेगा, वहां के दानिशमंदों को मारेगा, वहां के बच्चों पे अत्याचार करेगा, वहां की सेना ने जितने बलात्कार किए वहां की महिलाओं पे, उसका आप बयान भी नहीं कर सकते किसी मतलब सभ्य प्लेटफॉर्म पे। आप ये बताइए कि सन 1999 में पाकिस्तान को किस तरह से, मैं खुद कारगिल का हिस्सा रहा हूं, मैंने वहां खुद देखा है
और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम का मतलब अप्रिशिएट करना चाहता हूं, जब उन्होंने वायरलेस पे हमारे ही सेक्टर में ये फोन किया था कि साहब मैं उस यूनिट को कमांड कर रहा हूं जो मानेक शाह ने कमांड की थी, मैं अपनी कैजुअलिटीज ले जाना चाहता हूं, लेकिन हमने उनको बाइज्जत वहां से उनको हैंडओवर किया गया। और बाकी के जो सैनिक थे, वहां के जितने भी कमांडर थे, चाहे वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, चाहे वो सिंध के थे, वो सब बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। और उनके जेबों से पे बुक, आइडेंटिटी कार्ड, और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट में से घास निकली। ये मुझे बताइए कौन सी ऐसी फौज होगी जो अपने सैनिकों को भूखा छोड़ के चली जाएगी? कौन सा वो देश होगा? देखिए, पहले आपकी ईस्टर्न बाजू कटी थी, अब वेस्टर्न बाजू कटने वाली है जब बलूचिस्तान आपसे अलग होगा। अफगानिस्तान जब डूरंड रेखा को दोबारा लिखेगा, दोबारा ड्रॉ करेगा, तब पाकिस्तान को पता लगेगा कि साहब एक बिल्कुल छोटे से कटोरे में सिमट के वो रह जाएगा। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऑपरेशन सिंदूर में आपके 9 के 9 हवाई अड्डे बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए गए, वो आज भी इस ऑपरेशनल रेडीनेस में शामिल नहीं है। ठीक है, आप जिनको बोल रहे हैं कि साहब हमारे तैयारे गिराए गए, वो स्लीव सी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि साहब काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है आजकल के हथियारों की। ब्रिगेडियर दत्ता और ये जो तमाम तस्वीरें हैं तो सैटेलाइट की तरफ से खुद नजर भी आई, और ये कहा जाए कि लगातार जो दावे किए जाते रहे, कभी 19, कभी 20, कभी 15, कभी 12, कभी 8, कभी 9, कभी 6, कभी 7, इनके नंबर्स ही बदलते चले गए क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि झूठ में बोलना क्या है, वो खुद ही आंकड़े भूल जाते हैं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर टीपी त्यागी सर का रुख कर रही हूँ जी। देखिए, आपने अभी मेरे बंगाल के बारे में, मेरे बंगाली भाइयों के बारे में इन्होंने बात की। आपको याद होगा कि इस मक्कारी के पीछे भी कौन था? हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान की नानी के अब्बा जान थे, जो आज नानी अम्मा हसीना शेख आपकी गोद में बैठी है। ये मक्कार लोग आपके साथ थे, पाकिस्तान से दगाबाजी हुई थी, लेकिन जब बंगाली को पता लगा आज बंगाल हमारे साथ है, बंगाल के साथ हम ट्रेड भी कर रहे हैं, बंगाली भाई हमसे दोबारा मिलजुल शुरू हो गया, हमारा ट्रेड शुरू हुआ, हमारा बिजनेस शुरू हुआ, हमारे एयरप्लेन शुरू हो गए, तो आप ये याद रखिए मक्कारी के दिन थोड़े होते हैं। आपकी इरशाद अहमद, अभी जब बंगाल में जब नई सत्ता, आपने जिस तरह से वहां पर आईएसआई के टट्टुओं को बैठाया था, आतंकी टट्टुओं को बैठाया था, उसके बाद में हालात ये हो गए थे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा थी, सिर्फ आगजनी हो रही थी। जाने कितने लोगों को आपने नफरत की आग में झोंक दिया, लेकिन आपकी वहां पर चली नहीं। जो पैराशूट आपने वहां पर डाला वो आपकी चली नहीं, वहां पर सत्ता आई और जो उसके बाद में तस्वीर बदली, वो हिंदुस्तान के साथ में हाथ बढ़ाकर एक बार फिर से पुराने संबंधों को जीवित करना चाहते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो जलेंगे और हिंदुस्तान के साथ में जब रहे तो हमेशा उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत रही। इस गुमान में ना रहिएगा। टीपी त्यागी सर, जरा बताइए इनको, ये किसी एक अलग गुमान में है और इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, बीएलए और टीटीपी साथ में आ रहे हैं, तालिबान के जो अलग हौसले बुलंद हैं वो किस तरह से इनकी बैंड बजाने पर उतारू हो चुके हैं। देखिए, इरशाद साहब बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो इनकी तारीफ करता हूँ और सही मायने में तारीफ करता हूँ, क्योंकि किसी बात को कितने कायदे से झूठ बोला जाए, यानी कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है। जी मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, इरशाद जी के, कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। और इस लिहाज से इस एक्टिंग करने में मैं अक्सर इनको देखता हूँ तो कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को हराया। भाई 1965 में हमने जीतने के बाद भी आपको हाजी पीर पास वापस कर दिया था। अगर हराया होता तो क्या हम वापस करने की स्थिति में होते? सर अभी सुनिए इरशाद साहब, मैंने आपकी तारीफ की थी, अब जरा एक सेकंड सुनिए, झूठ बोलिए, मुझे तो सच बोलने दीजिए। अच्छा, 1971 का तो दुनिया को मालूम है कि आपके 93,000 सिपाही गए। कारगिल में अभी ब्रिगेडियर दत्ता जी ने बताई दिया कि किस तरह से आपकी लाशें पड़ी थी, पर एक टेक्निकल बात, हमारे फौज में सिखाया जाता है कि जीतने के बाद एक फेज होता है जिसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि भागते भूत की लंगोटी, यानी कि भागते हुए दुश्मन को जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। लेकिन हमने कारगिल में आपको वापस जाने के लिए सेफ कॉरिडोर दे दिया और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो ऑपरेशन सिंदूर में आपके जिन 11 बेसिस को डैमेज किया गया था वो आज भी पूरी तरह रिपेयर नहीं हुए हैं। उनके जो आपने ठेके छोड़े हैं
टेंडर्स वो तो पब्लिक डोमेन में है। अगर उनको नुकसान नहीं हुआ था तो फिर वो ठेके क्यों छोड़े गए थे? और जब जो आपके ये मारे गए ना, तो वो मसूद रो रो के कह रहा था मेरे परिवार के 14 लोगों को मार दिया, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये उसने कहा। और फिर कितने लोग जो मारे गए उसके जनाजे में आपके ऑफिसर्स गए और आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे कि सिपाही लेकिन के टीपी जनाजे त्यागी में सर, बात आपके यह है कि वहां ऑफिसर। पर इरशाद अहमद को जो आतंकी मारे गए वो उनको बड़े प्रिय थे, वो दहशतगर्द इनको प्रिय थे, लेकिन जिस तरह से वहां पर वो उनको प्रिय थे, लेकिन अब और उनके जनाजों में भी चली गई पाकिस्तान की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना के वो तमाम सैनिक या जवान जो अभी चाहे बात बीएलए के कब्जे में हो या टीटीपी के कब्जे में, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। वेल, बिलाल बलोच कुछ कहना चाह रहे। बिलाल, अब बलूचिस्तान की इस लड़ाई में टीटीपी भी बीएलए का साथ दे रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा क्या आने वाले वक्त में? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता हूँ, 100% सहमत नहीं करता हूँ और इस बात को कंडेम करता हूँ कि बीएलए और तालिबान साथ हैं। तालिबान अल्लाह और रसूल के लिए लड़ते हैं, 72 उरूम के लिए लड़ते हैं, जबकि बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ते हैं। बलोच और तालिबान को मिलाना मेरे ख्याल में दिस इज टोटली डिसऑनेस्टी है। रही बात बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला गया है, 100% चला गया है। वहां पे इनकी कोई रिट नहीं है। बलूचिस्तान के फ्रीडम ये बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, सदी का पहला झूठ बोल रहे हैं आप, सदी का पहला झूठ बोल रहे हैं। मैं कसम खा के बोलता हूँ पतलूने मैंने देखी है, मैं कसम खा के बोलता हूँ पतलू। आप बात करने देंगे यार? आपके इकबाल के शायरों का मसला ही आप बात करने नहीं देते हो, इसकी वजह क्या है? इसकी नहीं, कितना झूठ बोलोगे? कौन सा चक्की का आटा खाते हो? झूठ ना बोले ना, आप झूठ कैसे बोले? आप दलल्ले से डिनाई कैसे करते हो? आपको झूठ कैसे बोलने दूं कि बलूचिस्तान मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपने पतलूने देखी है, आपने पतलूने देखी है? आप टैंक लेके गए हैं, आप टैंक लेके गए हैं, आपने वहां पे चप्पे चप्पे पे 1-1 किलोमीटर पे आप बात करने नहीं दे यार। इस तरह थोड़ी डिस्कोर्स नहीं होगी ये यार, इस तरह नहीं होगी डिस्कोर्स। नहीं बिलाल भाई ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोले। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे नहीं, बलोचिस्तान के खिलाफ ऐसे नहीं, बलोच भाइयों के खिलाफ ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं करने देंगे? तुझे इकबाल का वास्ता, तुझे अपने इकबाल का वास्ता बात करने दोगे? तुझे अपने कायदे आज़म का वास्ता, तुझे कायदे आज़म का वास्ता। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने बलूचिस्तान में अब ये कह रहे हैं कि वहां पे हमारी रेट है। मैं बताता हूँ कैसे इनकी रेट नहीं है। छप्पे चप्पे पे हर 2 किलोमीटर पे इन्होंने चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। हमारे बच्चे वहां पे जाते हैं, इनका पाकिस्तान का पंजाब का फौज मेरे बच्चों से पूछा पुत्र तेरा नाम क्या, तुसी कितने जाते हो? अब एक साथ पूरे बलूचिस्तान में, ये नहीं कि एक जगह पे, पूरे बलूचिस्तान में क्वेटा से लेके कुजदार तक, इसको पता भी नहीं है क्वेटा से कुजदार की कितनी डिफरेंस है। बहरहाल, ये अभी बलोची को बलोच भी बोलते हैं, इनको पता ही नहीं। चले कम टू द पॉइंट, वहां पे जाना, पाकिस्तानी फौज को एंगेज करना और रेड एरिया में जो रेड जोन है वहां तक जाना दुनिया ने देखा। और दूसरी सबसे बड़ी और हैरत की बात इन लोगों के लिए है कि लोग उनको चूम रहे हैं, लोग उनको पानी पिला रहे हैं, लोग उनको गले लग रहे हैं। और ये मौसूफ यहाँ पे बैठ के, मतलब आपकी लीडर खुद कह चुका है, नवाज शरीफ के आलिया बयान है, 2 साल पहले की बात है, जब इमरान खान साहब उसमें थे, कि बलूचिस्तान को हमारे हाथ से चला गया है, फौज की वजह से है, फौज ने वो किया। अभी आप लोग क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा करते हो? मतलब कौन सा चक्की का आटा खा के आते हो? मुझे बताओ। इतने बेशर्म, इतने मतलब दलल्ले से क्यों डिनाई करते हो चीजों को? सिर्फ ये कहा जाए पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मौजूदा भी जो ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री की जो टीम है कैबिनेट की, उनकी तरफ से कई बार ये बयान सामने आए हैं। वो खुद कहते हैं कि बलूचिस्तान ऐसा लगता है हमारे हाथ से जा रहा है। बीएलए के लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं। उनकी यूनिफॉर्म देखिए, उन्होंने अपनी एक अलग आर्मी बना ली। अरे ये तो छोड़िए, बलूचिस्तान ने अपना खुद का संविधान घोषित कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने वीजा परमिशन की बात तक लेटर जारी कर दिया। ये नाराजगी नहीं तो और क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी, अफगानिस्तान में जिस तरह से स्ट्राइक की पाकिस्तान ने, वो उसके लिए मुश्किल भरी जरूर अब आने वाले वक्त में कदम उठाता हुआ नजर आने वाला है। और ये कहा जाए घर में तो पहले से ही तमाम बड़ी चुनौतियां एक तरह से पाकिस्तान के लिए रही हैं। क्या आबेल मुझे मार कर लिया है पाकिस्तान की सेना ने? ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडिया डेली पर तमाम खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद
मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।